नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जी हां, राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और घर वापस जाए। इस वक्त यूएन में रूस यूक्रेन के मुद्दे पर मीटिंग भी चल रही है। यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके राजधानी कीव में बड़े धमाकों की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रामातोर्स्क में 2 धमाके सुने गए। रूसी फौज क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़े हैं फोन पर। शैलेंद्र जी, अब जिस तरीके से धमाकों की खबर आ रही है सामने और जो एयरपोर्ट है वहां पर भी हमले की खबर है, एयरपोर्ट को खाली कराया गया है यूक्रेन के, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हालात और भी ज्यादा अब बिगड़ने वाले हैं। देखिए, जिस तरह का हालात अभी बने हुए हैं यूक्रेन में, रशियन प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के बाद कि उन्होंने मिलिट्री एक्शन का घोषणा उन्होंने आज सुबह की, भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे, जिसके बाद से अब रशिया का जो सैन्य बल है वो बताया जा रहा है कि यूक्रेन पे हमला कर चुका है और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अब तो कुछ देर पहले ही हमारे कुछ भारतीय छात्रों से भी बात हुई है जिन्होंने हमको बताया कि वो खुद भी ऐसे धमाकों को सुन पा रहे हैं। और इसी बीच भारत की तरफ से भी एक बार फिर यूएनएससी में, यूएन सुरक्षा परिषद में ये कहा गया है कि करीब 20,000 भारतीय छात्र वहां पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे अहम है और एक बार भारत ने फिर से अपील की है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए। और जाहिर तौर पर ये ऐसा मौका है जहां पर रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी इंटरफेयर करता है या दखल देता है तो उसके खिलाफ भी रूस कार्रवाई करेगा। इसी बीच प्रेसिडेंट बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ने भी रूस को दोषी ठहराया है और ये कहा है कि रूस का एग्रेशन जो है उसके चलते बहुत से लोगों की जानें जा सकती हैं। लेकिन इसी बीच चिंता का विषय भारत के लिए ये है कि वहां पर 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक और छात्र रहते हैं जिनकी सुरक्षा एक प्राइम कंसर्न है। हालांकि ये भी अब आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो आज सुबह रवाना हुई है, क्या वो वहां से आज भारतीय छात्रों को ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, अब तक भी ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट की घोषणा की थी। अभी भी बहुत से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और निकलने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन ने भी कल ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी देश में, और उन्होंने आज ये भी कहा है कि वो आखिरी दम तक रूस से लड़ाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, खबरें ये भी थीं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की कोशिश की, व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात हो नहीं पाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया या जो भी रीजन रहा हो। तो शायद व्लादिमीर पुतिन बहुत पहले ही मन बना चुके हैं जंग का, इसलिए बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है वो। देखिए, लास्ट मोमेंट पे जो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फोन पर बात करने के लिए क्रेमलिन उन्होंने फोन किया था, लेकिन क्रेमलिन से कोई जवाब उनको नहीं मिला बातचीत करने को लेकर, जिसके बाद यूक्रेन में कल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। और लेकिन फिलहाल जो आपको अपडेट दे दें, खबर ये भी आ रही है कि कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसमें जो एयरपोर्ट है उस पर हथियाने को लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और रूस की जो फोर्सेस हैं वो ओडेसा जो शहर है जहां पर भारतीय छात्र भी रहते हैं, पढ़ते हैं, वो भी वहां पर रशियन फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर ये मामला कितना गंभीर होता है, क्योंकि आज सुबह यूएनएससी में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें यूएनएससी में जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने रशिया से कहा है कि वो अपने ट्रूप्स को रोकें, अपने फोर्सेस को रोकें इस जंग से। लेकिन फिलहाल रशिया पीछे हटने के मूड में नहीं है और रशिया ने साफ कर दिया है, रशियन प्रेसिडेंट ने, कि वो यूक्रेन पर जो मिलिट्री एक्शन कर रहा है उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उन इलाकों को जहां पर रशियन रिबेल्स है, रशियन बैक्ड रिबेल्स हैं, उनको समर्थन देने के लिए वो ये फोर्सेस वहां भेज रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले रशिया की तरफ से जो रशियन पार्लियामेंट है उन्होंने परमिशन भी दिया था कि वो रशिया अपने फोर्सेस को देश से बाहर एक्शन के लिए भेज सके। लेकिन फिलहाल जो धमाकों की तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं।
हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जो छात्र हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसे में उनका वहां से निकलना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। आप बने रहिए हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन पर। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन हालातों को? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इन हालातों को देकर? देखिए, रशिया की तरफ से जो सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशन है वो चल रहे हैं जी। उन्होंने एक कोरियोग्राफ किया हुआ है, उस तरह से अपनी सेनाओं को लगाया है और वो जज करते रहे कि क्या रिएक्शंस आएगा, खास करके नाटो या वेस्टर्न अलाइज से, इसमें अमेरिका शामिल है। तो अभी तक तो सैंक्शन से आगे कुछ निकले नहीं है, इसलिए वो इन्वॉल्व होकर के कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो 2014 में स्थिति थी, मोर और लेस उस तरह की स्थिति फिर से बनी है। और इसमें आप देखिए किव की बात आ रही, किव आप देखिएगा तो बेलारूस की तरफ भी 50,000 सैनिक उनके हैं, उस तरफ से किव की तरफ कोई एक्शन करते हैं तो उस तरफ से कुछ दिखाया जा रहा है कि मिसाइल की फायरिंग हुई, कोई कहता है कुछ फायरिंग हुआ, कुछ ऐसी क्लियरिटी नहीं है। जो खार्किव का इलाका है, जो बेलग्राड से आता है, रशिया की तरफ से ईस्टर्न साइड से आता है, वो खास करके जो दो इलाके थे लुहांस्क और डोनेट्स्क, उससे काफी दूर है। वहां पर भी कुछ फायरिंग की बातें आ रही हैं, ये रशिया की तरफ से। नीचे की तरफ से जब आप देखते हैं तो ब्लैक सी से ओडेसा एक सिटी पोर्ट है, तो वहां दिखा रहे हैं कि नेवी जो है उनकी वो क्लोज इन हुई है, वहां भी कुछ फायरिंग का बातें आ रही हैं, पर क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा सी ऑफ एजॉव है, सी ऑफ एजॉव से जो मोनीपोल है, जो भी वो भी पोर्ट सिटी है, वहां पर भी दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ से घिरा हुआ दिखता है यूक्रेन, पर बार बार जो पुतिन साहब कहते हैं कि हमारे कोई कब्जा करने का हमारा ये नहीं है। तो उस चीज को समझने की चेष्टा करना कीजिए। तो वो भाई प्रॉक्सी कब्जा क्या करेंगे, उनको उन्होंने सीज कर रखा है और वो देखते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शंस हो। वो चाहते हैं कि नाटो की तरफ से कोई रिएक्शंस हो, अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शंस हो, जिससे वे जस्टिफाई हो सके कि जो वो कार्रवाइयां की हैं, क्योंकि उनके सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये ऐसा होता है ना कि आप बकरे को बांध दीजिए और देखिए कि किस तरह से टाइगर आता है और टाइगर आए ना और वो कहीं, तो इस तरह से देखिए चीजें ये हैं, जो फेजेस हैं, जो उन्होंने इंगित किया हुआ है, जो प्लान है वो अनरोल हो रहा है। आने वाले समय में खास करके जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक है, उसकी कॉल नहीं लेना, क्योंकि उनके बरखिलाफ है। 2014 के बाद जिस तरह से पपट गवर्नमेंट वहां आई है, तो रशिया उसको डायरेक्टली तो नहीं कहता है, मगर चीन और रेजिम के ऊपर बात करता है। वो कहते हैं अपने हथियार को डाल दो। देखिए आज भी जनरल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है यूक्रेन में जी। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और आप अपने जनरल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि आप अपने फोर्सेस को मोबिलाइज कीजिए, बैरक से निकालिए और भेजिए। बैरक में बैठा करके केवल रिजर्विस्ट को, और वो कह रहे हैं कि एक उनके पार्लियामेंट का और एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप कहीं से के सिन्हा जी एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हालात तो अब चिंताजनक हैं, हालात तो बिगड़ ही चुके हैं और भी शायद ज्यादा बिगड़े। अगर दो देशों के बीच ऐसे हालात बनते हैं तो हालातों को सामान्य करने के लिए क्या करना चाहिए दोनों देशों को, और यूएन की क्या भूमिका देखते हैं आप इस मसले में? देखिए इसके अंदर में जो यूएन से बहुत आशा थी, तो वो तो कुछ कर नहीं रहा है, केवल तो वो तो बोलता है ना। तो और दूसरे देश है वो सैंक्शन की बात करते हैं, सैंक्शन का कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इससे रशिया को फायदा होगा, हानियां नहीं होंगी। हाँ, यूरोप को हानि हो जाएगा। कोई अपनी देश को, अभी अमेरिका आज मॉर्निंग में कहता है कि हमारा कोई इरादा नहीं है हम अपने फोर्सेस को भेजने का। फ्रांस ओपनली कहता है हम कोई फोर्सेस नहीं भेजेंगे। फिर कहते हैं कि आप बिलीव मत कीजिए तो भयंकर परिणाम होंगे। भयंकर क्या परिणाम होंगे जब आप तैयार नहीं है? यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है, आपने यूक्रेन में जनरल मोबिलाइजेशन तक नहीं किया है। देश के सीमा के चारों तरफ से घिरा पड़ा है और उसके सैनिक अपने बैरकों में बैठे पड़े हैं। और वो कह रहे थे कि इससे पहले ज़ेलेंस्की का एक बयान आया था कि अपने फोर्सेस को ये कहते थे कि आप भागिए मत, छोड़ करके देश को आप रह जाइए, 30% हम आपके पे को बढ़ाते हैं। इमरजेंसी कल डिक्लेयर कर दिया। तो ये कौन सा खेला है, कौन सी चीजें हैं?
जी जी पूरा हावी है। देखिए रशिया, पुतिन साहब पूरे हावी हैं। बिल्कुल। के सिन्हा सर, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। सर बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, समय हमको देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से बड़ी खबर है। रूस के जंग के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 1400 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई। $100 के करीब पहुंचा है कच्चा तेल। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ आज ऐलान जंग के बाद यहां पर हम देख रहे हैं शेयर बाजार को तगड़ा झटका लगा और गुरुवार को खुलते ही शेयर मार्केट बिखर सा गया, हम कह सकते हैं। सेंसेक्स ने 1300 अंक से ज्यादा की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की है और वहीं हम बता दें 1400 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर हुई। $100 के करीब कच्चा तेल पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ और खबरों की। यूपी के चुनावी रणों में सीएम भूपेश बघेल लगातार प्रचार कर रहे हैं। यूपी में सीएम भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव में चुनावी रैलियां कर रहे हैं सीएम। आज गोरखपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। देवरिया के बांगरा बाजार में भी उनकी सभा है। 1:30 बजे भागलपुर के सतराओ में भी आम सभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे महाराजगंज के नीच रोल में आम सभा करेंगे। शाम को करीब 4:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से रायपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 6:15 पर रायपुर पहुंचेंगे सीएम। रायपुर से खबर, मंत्री के बंगले का घेराव करेगी बीजेपी। यूजर चार्ज के विरोध में बीजेपी करेगी घेराव। मंत्री के बंगले का घेराव करने की तैयारी है बीजेपी की। डोर टू डोर कचरा उठाने पर यूजर चार्ज यहां पर लग रहा है और इसका बीजेपी विरोध करेगी। बीजेपी यूजर चार्ज लेने का विरोध करने वाली है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा केंद्र सरकार यूजर चार्ज का दबाव बना रही है। करती जा रही है और लगातार जनता पे बोझ बढ़ाती जा रही है। संपत्ति कर आधा करने का वादा कर सत्ता में आई ये सरकार यूजर चार्ज के नाम से संपत्ति कर से ज्यादा कर जनता से ले रही है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगरीय प्रशासन मंत्री का बंगले का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देंगे। इससे पूर्व हम नगरीय प्रशासन मंत्री से अनुरोध किए थे कि यह संपत्ति कर का युक्तियुक्तकरण किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था, परंतु आश्वासन के बाद भी यह सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किया। तो बहरी सरकार को जगाने के लिए उसके दरवाजे को जाकर खटखटाने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का बंगले का घेराव कर संपत्ति कर आधा करने और यूजर चार्ज कम करने की मांग करेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी रमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करें, अन्यथा रायपुर को स्वच्छता रैंकिंग की जो प्रतियोगिता है उससे बाहर रखा जाएगा। साथ ही केंद्र द्वारा यह भी धमकी दी जा रही है, कानून बनाया गया है कि यदि कोई भी शहर यूजर चार्ज नहीं वसूलेगा, साथ ही उसके द्वारा कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन का यूनिट नहीं लगाया जाएगा, तो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 2024 से लेकर 2026 तक रायपुर को मिलने वाला लगभग 559 करोड़ रुपए की राशि भी नहीं दी जाएगी। चलिए अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांझवा रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। ममता, विरोध प्रदर्शन, घेराव, धरना प्रदर्शन ये तो सब होता ही रहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ देती है। इसमें भी वही देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 1 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा और मरीन ड्राइव में सभी पदाधिकारियों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है और उसके बाद में नगरीय प्रशासन मंत्री
शिव डहरिया के बंगले का घेराव करने के लिए जाएंगे। इस यूजर चार्ज को लेकर और संपत्ति कर के मामले को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में जो है वार प्रतिवार चल ही रहा है। और अभी भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसको पूरा करे और युक्तिकरण की मांग वो कर रहे हैं कि संपत्ति कर को लेकर। और वहीं यूजर चार्ज को लेकर भी बीजेपी का ऐसा आरोप है कि लगातार मनमानी की जा रही है वसूली को लेकर और परेशान किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि 2017 के विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय ही ये कानून बना था और जो दरें हैं वो भी जो उस समय तय की गई थी वही दरें हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार हम पर दबाव बना रही है कि आप जो है वो यूजर चार्ज वसूल करिए और जो इसके साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि स्वच्छता रैंकिंग में नहीं तो रायपुर को प्रतिभागी नहीं बनाया जा सकेगा और जो राशि दी जाती है अगले सत्र के लिए बजट के लिए वो नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन इस बार ये जरूर है कि आम आदमी धरना प्रदर्शन के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो शिव डहरिया है वो कोई डिसीजन लेते हैं। और यूजर चार्ज को लेकर अगर हम बात करें तो जो शिकायतें आ रही हैं क्या उसको लेकर राहत मिलती है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में 2017 में ये कानून बनाया था और उनको केंद्र से मांग करनी चाहिए और इस कानून को लेकर। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मिस्ड कॉल पर अब बिजली कनेक्शन मिलेगा। जी हां, अब नया कनेक्शन लेना और आसान हुआ है। मिस्ड कॉल पर बिजली कनेक्शन मिलेगा। उपभोक्ता को बिजली दफ्तर के चक्कर इससे नहीं लगाने पड़ेंगे। स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की यह पहल है। ऑपरेटर ही भरेंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म। अगले महीने से ये व्यवस्था शुरू हो रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस में आइए अब देखते हैं बायजूस यंग सीजन 2 की कुछ झलकियां। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधीराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सैनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधीराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधीराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधीराज ने अपने आप में ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।